राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आखिर आपने हर कांग्रेसियन, हर लोकसभा के सदस्य की आवाज सुनी और नेता विरोधी दल पद स्वीकार किया। नेता विरोधी दल के रूप में अब आपको प्राथमिकता मिलेगी। आप जब चाहे नेता सदन की तरह सदन में मुद्दे उठा सकते हैं, आप बोल सकते हैं। जनता की आवाज को जो कुचलने की कोशिश सरकार करेगी, उस पर आप एक निर्भीक आवाज आपकी गूंजेगी। कम से कम हम जैसे युवा सांसदों के लिए बहुत खुशी का पल है और देश चाहता था, देश में ग्राउंड से, जमीन से ये कार्यकर्ता कह रहे थे कि राहुल जी तक संदेशा पहुंचाइए। दिन भर में सैकड़ों लोग आकर मिलते थे जो ये कहते थे अनायास कि राहुल जी से कहिए वो नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आने वाले दिनों में देश की संसद में संविधान का सबसे बड़ा रक्षक जो है वो इस दौर का, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो इस नफरत भरे माहौल में देश की संविधान की किताब लेकर के खड़ा है। राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने से कांग्रेस को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। उन्हें इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। साथ ही लोकसभा में बीजेपी पर हमला करने के लिए कांग्रेस को एक मजबूत चेहरा मिलेगा। राहुल अपने 25 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। वो इस पद पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य होंगे। इससे पहले उनके पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी 1989 से 1990 और मां सोनिया गांधी 1999 से लेकर 2004 तक इस पद पर रह चुकी हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी है, लिहाजा उसे इस बार नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। पिछले 10 साल से खाली था नेता प्रतिपक्ष का पद। 2014 में कांग्रेस लोकसभा में महज 44 सीटें जीत सकी थी, जबकि 2019 में उसने 52 सीटें जीती थी, जो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। लिहाजा 2014 और 2019 में किसी विपक्षी दल के पास इसके लिए जरूरी न्यूनतम 10% सदस्य नहीं थे। नेता प्रतिपक्ष पद के लिए दावा पेश करने के लिए किसी भी पार्टी को कुल 543 में से 55 सदस्यों का आंकड़ा पार करना होता है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल को कई शक्तियां मिल जाएंगी। वो प्रधानमंत्री के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सहित चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का चयन करने वाले प्रमुख पैनल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा राहुल लोकपाल की नियुक्ति ईडी, सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनएचआरसी प्रमुख को चुनने वाली सिलेक्टेड कमेटी के भी सदस्य होंगे। ऐसा पहली बार होगा जब इन पदों पर नियुक्ति के फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी से सहमति लेनी होगी। इसके अलावा राहुल गांधी भारत सरकार के खर्चों की ऑडिटिंग करने वाली लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी के भी अध्यक्ष बन जाएंगे। वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा भी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का रैंक मिलता है। इस पद पर रहने वाले नेता को केंद्रीय मंत्री के समान वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती रहती हैं। राहुल को कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी बंगला और सचिवालय में एक दफ्तर मिलेगा। उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए मिलेंगे। बतौर सांसद राहुल को हर महीने 1 लाख रुपए वेतन और 45,000 रुपए भत्ता मिलता है। राहुल को कैबिनेट मंत्री के समान उच्च स्तर की सुरक्षा मिलेगी। 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार मनमोहन सिंह की सरकार रही। राहुल उस सरकार में कोई अहम पद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राहुल का सियासी करियर 2004 में शुरू हुआ था। वो 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद चुने गए थे। 2009 में फिर अमेठी के सांसद बने। 2013 में कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। 2014 में तीसरी बार अमेठी से सांसद बने। 2017 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 2019 में अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़े, अमेठी से हार गए, जिसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2024 में रायबरेली और वायनाड से चुनाव जीते, वायनाड सीट छोड़ दी। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं।
माना जा रहा है कि राहुल गांधी के इस भूमिका में आने से फायदा उन्हें और पार्टी दोनों को ही होगा। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद विपक्षी खेमे के भीतर भी राहुल गांधी को लेकर सोच बदलेगी। भारत यात्राओं ने राहुल गांधी को एक मास लीडर बना दिया है, जिसका लोहा सहयोगी दलों के साथ साथ एनडीए सहित देश भी मान रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन लोगों की सोच भी बदलेगी जो कहीं न कहीं अब भी राहुल गांधी की सियासी समझ पर सवाल खड़े करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।